नमस्कार। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों को गांधी जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं, अभिनंदन। हर साल हम इस व्यक्ति को याद करते हैं और करते रहेंगे। यह एक ऐसा मानव जो सदियों में कभी पैदा होता है और जिसके जीवन और कार्यों को देखते रहना चाहिए ताकि उससे समाज, मानवता कुछ सीखती रहे। तो मुझे लगा कि मैं आज का जो संदर्भ है उस संदर्भ में किसानों की बात करूं। तो इस संदर्भ में चंपारण सत्याग्रह को याद करना सटीक रहेगा, संदर्भित रहेगा। अप्रैल 1917 से अक्टूबर 1917 तक चंपारण सत्याग्रह सिमट गया। मतलब ऐसा नहीं था कि ये असफल रहा, परंतु ऐसा था कि ये सफल सत्याग्रह रहा। और इसकी इस छोटे से समय की कहानी जो है वो सिर्फ समय के लिए ही नहीं पर कई बातों के लिए याद रखने योग्य है। नील की खेती करने वाले ये किसान थे और नील की खेती अंग्रेज़ यहाँ ले आए थे। चूँकि अंग्रेज़ जिस तरह से अपने कपड़ों का उद्योग चलाते थे उनमें उनको नील की बहुत आवश्यकता रहती थी। तो पहले ये बंगाल में चला था। हम लोगों को याद रहना चाहिए कि बिहार भी बंगाल का ही एक हिस्सा था 1915 तक। बंगाल में इतना शोषण हुआ नील की खेती को लेकर के कि वहाँ पर तो अंग्रेज़ अधिकारियों ने ही इसकी खेती को वहाँ से, और वहाँ जो नील की खेती करवाने वाले जो कारखाना चलाते थे, कारखानेदार थे, उन सबको वहाँ से जो है अंग्रेज़ सरकार ने बंगाल से हटने से मजबूर किया। तब वो जो है वो चंपारण में आकर के उन्होंने नील की खेती करवानी शुरू की। वहाँ भी वही हालत थी। इसको 3 कठिया पद्धति कहते थे। बिहार में उस समय 1 बीघे ज़मीन में 20 कठिया होते थे। उसमें से 3 कठिया नील की खेती करना मतलब वो उनके लिए ज़रूरी माना गया था। तो ये उन पर थोपा गया था कि हर किसान को 3 कट्ठे की नील की खेती करनी है और उस नील को कारखानेदार, अंग्रेज़ कारखानेदार खरीदते थे, परंतु उसके जो दाम लगाते थे और उन दामों में जो है ये खेती उनके लिए किफ़ायती नहीं होती थी और उसके बदले में उनका बहुत शोषण होता था। कारखानेदार सिर्फ यही नहीं करते थे, कारखानेदार जो हैं, बिहार की वो परिस्थिति समझने लायक है कि वहाँ ज़मींदारी प्रथा थी और ज़मींदारी प्रथा में जो ज़मींदार थे उनके अपने इतने खर्चे अनाप शनाप थे कि उन्होंने जो है इन अंग्रेज़ कारखानेदार की कंपनियों से पैसा भी ले रखा था, उठा रखा था। उसकी एवज में सारी ज़मींदारी कई कारखानेदारों को सौंप दी थी जिनको प्लांटर्स कहा जाता था। तो कुल मिलाकर के ये परिस्थिति थी कि वो एक तरह से जो है वो ज़मींदार खुद ही बन गए थे। तो 3 कठिया में किसान इतना परेशान था और उसके ऊपर हमें याद रहे कि ये सारे छोटे किसान जो हैं ये काश्तकार, कोई मालिक काश्तकार तो नहीं थे। ये जो हैं वो मालिक की ज़मीनों पर खेती करने वाले थे। तो उस पर जो है वो किराया, ज़मीन का किराया देते थे, ज़मीन का लगान देते थे। तो ये कुल मिलाकर के ऐसी परिस्थिति का वहाँ सर्जन हुआ था कि ये अंग्रेज़ कारखानेदार जो हैं, ज़मींदारों के समय का जो और कर लगते थे जिनको अबवाब कहा जाता था। अब कुछ बातें तो हमको सुन कर के आश्चर्य होगा कि हाथी कर लगता था, मोटर कर लगता था, विवाह कर लगता था, मृत्यु कर लगता था। अब कारखानेदार अगर कोई हाथी खरीदता था तो उस हाथी के खर्च के एवज में जो है वो नील के उनके जो खेतीहर थे, उनके जो किराएदार थे, बटाईदार थे, उन बटाईदारों को जिसे हम टैक्स कहते हैं, तो वो अबवाब देना पड़ता था। उनके अपने घर में बच्चे का शादी होती थी तो उसका अबवाब देना पड़ता था। पिता की मृत्यु होती थी तो बेटे को अबवाब देना पड़ता था। ऐसे कुल मिलाकर के 100 से ज़्यादा अबवाब थे जो कुल मिलाकर के जो उनकी जो लगान होती थी उस लगान के जितनी ही रकम में अबवाब दिए जाते थे। तो इस तरह एक कंगालियत की परिस्थिति वहाँ हो गई थी। राजकुमार शुक्ला जो हैं वो खुद एक परेशान इसी तरह के नील की खेती करने वाले किसान थे।
उन्होंने मन में ठान ली थी कि वो किसी तरह से इस जुल्म और अत्याचार के सामने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। वो कांग्रेस की सहायता चाहते थे और लखनऊ की दिसंबर की 1916 की कॉन्फ्रेंस में जो है वो जा कर के मदद मांगने गए थे, परंतु वहाँ लोगों ने उनको गांधी की तरफ मोड़ दिया था। गांधी मिले तो सही, पर गांधी जी ने ये कहा कि मैं स्थल पर जाकर देखे बिना कुछ नहीं कह सकता, और उनको वहाँ ले जाने में 4 महीने और निकल गए। पटना में वो पहुँचे, 9 अप्रैल को वो पहुँचे थे पटना। वहाँ पर बाबू राजेंद्र प्रसाद के घर गए, वो उस समय नहीं थे। वहाँ पर व्यवहार जो हुआ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि राजकुमार शुक्ला तो गरीब किसान दिख ही रहे थे, गांधी भी उसी परिवेश में थे, तो उनके नौकरों ने उनको जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया। गांधी को याद आया कि मज़हर उल हक, उनके जो लंदन में बैरिस्ट्री के वक्त जो उनके मित्र थे, वो पटना में ही प्रैक्टिस कर रहे थे और कांग्रेस के अच्छे नेता थे। उनको खबर भेजी, उन्होंने तुरंत गाड़ी भेज करके जो है इन दोनों को बुलवाया, इनसे बातचीत की, और वहाँ उनको समझ आया कि यहाँ जो है पटना में रहकर कुछ नहीं होगा, मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। तो मुजफ्फरपुर पहुँचे, जहाँ कृपलानी जी जो है कॉलेज में इतिहास पढ़ाते थे। वहाँ उनके वो तो जान करके खुश हुए, तार मिला उनको। रात को 1 बजे जो है मुजफ्फरपुर गाड़ी पहुँची, कृपलानी जी के साथ बातचीत हुई। कृपलानी जी ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं भी इसमें बहुत विशिष्ट नहीं जानता हूँ, सामान्य इतिहास जो है वो पृष्ठभूमि के तौर पे उनको बताया। बाद में मोतिहारी जाने की बात हुई। यहाँ से कहानी शुरू होती है। गांधी जी चाहते थे कि वो यहाँ पर जो कुछ भी करें वो वहाँ की उस समय की अंग्रेज़ सरकार जो है उससे जानकार हो, तो वो अपने कमिश्नर से मिले, कलेक्टर से मिले, पर दोनों ने कहा कि आप यहाँ पर ये नहीं काम कर सकेंगे। तब गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर जो है किसानों के कहने पर आया हूँ, मैं यहाँ कोई हंगामा करने नहीं आया हूँ। किसान कह रहे हैं कि उनके साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मैं इसको समझने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ रुकूंगा। तो ये बात जो है उनके सत्याग्रह की, गांधी जी की जो देन है, महत्वपूर्ण देन है, वो सत्याग्रह, एक सत्याग्रह है, दूसरी रचनात्मक काम है और तीसरी व्यक्तिगत स्वराज है। इसमें से सत्याग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सत्याग्रह, किसानों का सत्याग्रह कम था, किसानों के बारे में सत्याग्रह था, और सत्याग्रह करने वाले गांधी थे, और वो चाहते थे कि वो वहाँ परिस्थिति का अभ्यास करें कि किस तरह यहाँ शोषण हो रहा है, और उसके सामने अंग्रेज़ सरकार से अपील करें। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि 1917 एक ऐसा समय है जब कांग्रेस और गांधी दोनों जो हैं वो आज़ादी की, देश की आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं। 1897 में 1897 उस समय जो है सिंथेटिक नील की इजाद हो गई। मतलब ये हुआ कि सिंथेटिक जो नील, जो हम जिसको इंडिगो अंग्रेज़ी में कहते हैं, जो कपड़े को स्वच्छ, साफ करने, सफ़ेद करने के काम आता है, इस नील की पहले ऑर्गेनिक, यानी कि ये एक तरह से प्राकृतिक उगाई जाती थी, मतलब खेती होती थी उसकी, पर जर्मनी में जो है सिंथेटिक यानी केमिकल के तौर पे इजाद हो गई। तो उस समय ये सारे जो नील की खेती करने वाले और फैक्ट्री में उन नील बनाने वाले जो जितने भी अंग्रेज़ कारखानेदार थे, इन सबके व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लगा, और उन्होंने अपनी नुकसानी जो है वो किसानों के सर पे थोप देनी चाहिए। ये बात हमको समझनी चाहिए इसके अंदर जा कर के, इसीलिए इतनी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। तो उन्होंने किराए बढ़ा दिए और अलग अलग तरीके अफवाह तो वो ले रहे थे। तो न सिर्फ नील की खेती करना, पर लगान ज़्यादा देना, और इन सब को लेकर के किसान की कमर टूट गई थी। तो गांधी जी चाहते थे कि इसका पूरा अभ्यास करें। वहाँ जाकर के भी उन्होंने वकीलों से जो है वो स्थानिक वकीलों से मदद ली। इसका मतलब ये था कि एक प्रकार से ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का मामला था, और गांधी कितने पद्धति से काम करने वाले थे अपने सत्याग्रह में, इसका एक सुंदर दृष्टांत इसमें मिलता है। एक बैरिस्टर जो बहुत ही बुद्धिमान बैरिस्टर है, वो किस तरह से जो है वो प्रमाण जुटा रहा है। क्योंकि ऐसा है कि कह देना कि
शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसका सिर्फ वर्णन कर देने से बात नहीं बनेगी ना। क्योंकि सुधार कब होगा? सुधार तो तब होगा जब उसका प्रमाण आप जो हैं वो दे पाएंगे। तो ये प्रमाण एकत्रित करने की जो बात है, तो उनकी बात ये समझ में आई कि कोर्ट में केस करने की बजाय हमको ये प्रमाण एकत्रित करके शासन के पास जाना चाहिए। इसीलिए जो है वो उस समय बिहार के गवर्नर तक ये बात पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जितने वकील थे उन सबको बुलाया और कहा कि मैं आपसे कोई वकालत की मदद नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन स्थानिक किसानों को जो मैथिली, कैथी, इन भाषाओं में जो कागजात थे और वो जो बोलते थे, उन भाषाओं से ये पूरी जानकारी लेकर के हर एक केस तैयार करें और उस केस को जो है वो इकट्ठा करके क्या कुल मिला करके परिस्थिति होती है उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करें। तो गांधी ये काम जो है वह अप्रैल से लेकर के जून तक इन वकीलों की मदद से जो है ये कर रहे हैं। पर इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि अभी ये काम शुरू ही हुआ था कि अप्रैल की अभी 9 को तो पहुँचे ही थे। 3-4 दिन में जो है कलेक्टर मजिस्ट्रेट ने जो है एक हुक्म दे दिया कि यहाँ धारा 144 लगाई जा रही है, आप तुरंत ये जिला छोड़ दें और आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके सामने हमको कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप मुझ पर कार्यवाही कीजिए। फिर गवर्नर जनरल से बात आती है कि गांधी जी को ये काम करने दिया जाए, परंतु इसी बीच मजिस्ट्रेट का केस होता है और मजिस्ट्रेट के केस में गांधी कहते हैं कि मैं कानून का पालन करने वाला अच्छा नागरिक हूँ, पर मैं आपके इस हुक्म को इसीलिए नहीं मान सकता क्योंकि आपसे भी इस देश की और मनुष्य की अदालत से बड़ी एक और अदालत है। मैं उस अदालत की, यानी कि मेरे अंतर मन में जो चल रहा है और मैं जिसकी बात सुन रहा हूँ, उस बड़ी अदालत की बात को मैं ठुकरा नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं आपके आज्ञा की अवज्ञा करता हूँ। तो अंग्रेज़ भी मुश्किल में पड़ गए और गवर्नर जनरल ने फिर वहाँ से कहलवाया और गांधी जी को काम करने दिया जाए। तो गांधी जी ने ये काम किया और आप समझिए कि उन्होंने ये काम बड़ी वैज्ञानिक पद्धति से किया। हम लोग जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाले अपने आप को समाज विज्ञानी मानते हैं, उनको गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में किसानों से जो उन्होंने जानकारी ली सर्वेक्षण करके, वो सीखने लायक है। कुल मिलाकर के उन्हें 12,000 किसानों की जो है वो प्रमाण एकत्रित किए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी इतने छोटे समय में। तो ये हमको समझ में आया कि ये जब इकट्ठा हुआ तब अंग्रेज़ों पर दबाव आया और बिहार के गवर्नर ने जो है एक जांच कमेटी बिठाई। गांधी चाहते भी ये थे कि जांच कमेटी बैठे, पर गवर्नर ने गांधी जी से ये कहा कि ये जांच कमेटी में आप भी एक सभ्य होंगे। तब गांधी जी ने अपनी शर्त रखी, कहा कि मैं ज़रूर इसका सभ्य होऊंगा, परंतु मैं जो प्रस्तुति किसानों की ओर से मैं जो करना चाहता हूँ, किसानों की ओर से जो दरखास्त होगी, किसानों की जो बात करनी होगी, वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं इस कमेटी के सामने ही रखूँगा। उनकी ये शर्त मान्य हुई और इस कमेटी ने जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर जो है चंपारण में घूम घूम करके सभी की ज़ुबानी ली, सभी की बैठकें ली, सार्वजनिक तौर पर जो है चर्चाएं हुई और जो कारखानेदार थे, प्लांटर्स थे, अंग्रेज़, उनके साथ में भी बातचीत हुई। अक्टूबर के अंदर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और अब अक्टूबर के बाद ये रिपोर्ट चली गई। उसके बाद बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है एग्रेरियन रिफॉर्म बिल यानी कि कृषि सुधार बिल रखा गया और 1918 की शुरुआत में 3 कठिया प्रथा जो है वो मिटा दी गई, हटा दी गई, बंद कर दी गई और जितने अबवाब लिए जाते थे वो सारे अबवाब जो हैं वो भी बंद कर दिए गए। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण गांधी करते हैं। पहली बात ये थी कि जिस दिन बिहार के किसानों को ये पता चला कि ये कोई किसान जैसा दिखने वाला है, पर वही आदमी जब जो है वो चंपारण आ गया और जब किसानों को ये पता चला कि ये आदमी ये कह रहा है कि ये अंग्रेज़ शासन के विरुद्ध ये बात करेगा कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, पर मेरे किसानों की
बात पूरी समझे बिना मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं आदमी अब तक। न तो इसकी यहाँ खेती है, न ज़मींदारी है, न इसका कोई यहाँ रिश्तेदार है, और ये हमारे लिए जेल जाना चाहता है। आपको ये समझना चाहिए कि 100 साल पहले ये बहुत बड़ी बात थी। जिस दिन गांधी मजिस्ट्रेट की कचहरी में जाते हैं, अदालत में पहुंचते हैं, उस दिन मजिस्ट्रेट को इस बात का डर लगा, क्योंकि सारे गांवों से जो है भीड़ उमड़ पड़ी थी इस आदमी को देखने के लिए। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में पहली जो मुख्य बात उनकी जो भूमिका रही, उसमें उन्होंने इस देश के गरीब आदमी के मन से सत्ताधारियों के सामने के डर को खत्म कर दिया। लोग निडर हुए, निर्भय हुए। दूसरी बात उन्होंने जो की वो ये की कि ये काम करते हुए उनकी ये बात समझ में आई कि ये लोग तो अशिक्षित हैं। शिक्षा का प्रश्न है, गरीबी का प्रश्न है, स्वच्छता का प्रश्न है। तो गांधी ने तुरंत जो है सत्याग्रह के साथ उनकी जो दूसरी देन है वो रचनात्मक कार्य है। तो रचनात्मक कार्यों को तुरंत शुरू किया। आश्रम से दुर्गा बहन आई, महादेव देसाई आए, पश्चिम अपने महाराष्ट्र से गोखले आए, और अपनी अवंतिका बाई गोखले आई। गोखले यानी गोपाल कृष्ण नहीं, पर अवंतिका बाई गोखले आई, और लोग आए, डॉक्टर देव आए, उन लोगों ने, कस्तूरबा आई, उन लोगों ने जो है वहाँ पर स्कूल शुरू किए, सफाई का काम शुरू किया। रचनात्मक कार्य की शुरुआत बिहार में होती है, चंपारण में होती है। तीसरी बात, इस देश का जो भद्र वर्ग है, ये वकील जो इतने बड़े बड़े थे, 10,000 की फीस ले रहे थे, इन सभी वकीलों को किस तरह से लोक सेवक बनना, इसकी तालीम भी चंपारण में दी गई। ये सारे बड़े बड़े वकील जब शुरुआत में आए तो अपने साथ में एक रसोई करने वाला और एक साफ सफाई करने वाला, कपड़े धोने वाला लेकर के आए थे। इनके बिना इनका काम नहीं चलता था। गांधी जी ने कहा कि हम सब साथ में रहेंगे, बड़ा मकान किराए पर लो, इन नौकरों में से 1 या 2 को रखो, बाकी सबको वापस भेजो। सभी लोगों ने अपने अपने काम किए, पानी भरा, कपड़े धोए, सब्जी काटी, सब किया, और उसके बाद जो है एक क्लर्क की तरह जो है वो किसानों से जो है वो जानकारी लेना शुरू किए। और हम आपको बता दें कि इसका बहुत बड़ा असर हुआ। बाबू राजेंद्र प्रसाद को तो हम सब जानते हैं, बृजकिशोर बाबू को हम जानते हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद तो इस देश के बाद में पहले राष्ट्रपति बने। तो कितना परिवर्तन, उन्होंने चंपारण पर किताब भी लिखी है। ये 3 बातें बहुत मुख्य थी। फिर से दोहरा दूँ, इस देश में एक निर्भयता की भावना पैदा की जो बहुत ज़रूरी थी पूरे आज़ादी के आंदोलन में बाद के वर्षों के लिए। इस देश के गरीब नागरिक के मन से भय को दूर कर दिया। दूसरा, रचनात्मक काम की पहल की। और तीसरा, किस तरह से हम सरलतापूर्ण जीवन शैली को अपनाकर लोक सेवक बनकर सादगी से जीने का जो संदेश था वो भी गांधी चंपारण से देते हैं। आज मुझे लगा कि मैं आपसे ये छोटी सी बात गांधी जयंती के अवसर पर कहूँ। मुझे आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार।